नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही हम आपको सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। और इस हफ्ते का बाजार कैसा रहा, अगले हफ्ते का बाजार कैसा रह सकता है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। कमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस से, जिनसे हम एग्री मार्केट का हाल जानेंगे। सुगंधा सचदेव है हमारे साथ, फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की और कमोडिटी एक्सपर्ट है। रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से, और साथ ही औरविंदो ज्ञान है, डायरेक्टर है ब्लू ग्लांस कंसल्टिंग के, और साथ ही 2 दशक से ज़्यादा का इनका अनुभव है। इससे पहले वो टाटा एएमसी और अदानी जैसे बड़े ग्रुप में भी काम कर चुके हैं और अब ब्लू ग्लांस कंसल्टिंग के डायरेक्टर है। शुक्रिया औरविंदो जी, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। ये हमारा वीकली एपिसोड है। हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते के हिसाब से बात करें कि अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड का मार्केट वापस से बेहतर दिखने लगा है, वापस से इसकी चमक बढ़ी है। भले ही घरेलू बाजार में आपको रिकॉर्ड इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ड्यूटी का एडजस्टमेंट यहां पर दिख रहा है, अदरवाइज भाव कुछ और होते, 76,000 के ऊपर भाव होता घरेलू बाजार में भी। अरविंद जी, सबसे पहले लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड की दिख रही है, अगला हफ्ता किस तरह का लग रहा है, थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बताइए गोल्ड की चाल। जी धन्यवाद विश्वमन जी, आप शो पे बुलाने के लिए। और मेन चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो ड्यूटी कट अभी हुआ और अभी हम देखेंगे इंक्रीमेंटल डिमांड, जो जनरली ज्वेलरी डिमांड अगर हम देखें इंडिया, चाइना और मेना रीजन से, वर्ल्ड के 70% ज्वेलरी डिमांड कम्स फ्रॉम दिस 3 रीजन। ओके, अब यहाँ पे जो अभी ड्यूटी कट हुआ, अभी हमको इंक्रीमेंटल डिमांड दिखेगा अगले 1-2 क्वार्टर में। ओके, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो ज्वेलरी डिमांड है विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 20 से 25% इंडिया का टोटल डिमांड में है। तो ये इंक्रीमेंटल डिमांड हमको ज़्यादातर दिखने को मिलेगा अगले 1-2 क्वार्टर में। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ज्वेलरी डिमांड भी देखेंगे, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड भी देखेंगे। तो मेरा मानना है कि जो अभी हम करीबन $2,500 के आसपास देख रहे हैं या $2,450-60 के आसपास देख रहे हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हम यहाँ से अच्छा खासा तेजी और देखने का उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो आप अभी भी बुलिश है यहाँ पर, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत आपको करेक्शन का मौका दिखे। सुगंधा जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूँ। सुगंधा जी, आप बताइए गोल्ड की चाल आपको कैसी दिख रही है, ये जो तेजी दिख रही है खास करके इंटरनेशनल मार्केट में, 3 फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। एक जो डेटा है चाइना और यूएस के जो पीएमआई नंबर्स थे वो काफी कमजोर रहे हैं, उससे लग रहा है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, एक स्लो डाउन की स्थिति बन रही है। दूसरा, फिर चेयरमैन की जो कमेंट्री थी वो काफी सपोर्टिव थी जो बुलियन मार्केट के हिसाब से, और तीसरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न। ये तीनों फैक्टर इस बाजार को कहां तक लेकर जा सकते हैं? विश्वमोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जैसा कि आपने भी मेंटेन किया, 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी हद तक ड्राइव कर रहे हैं। द फर्स्ट मेजर फैक्टर इज कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि सितंबर में एक रेट कट होगा, जो पहले एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक डिम हो गई थी, बट फेड शेयर की जो रीसेंट कमेंट्री निकल के आई है वहां से एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक बढ़ चुकी हैं कि सितंबर में रेट कट होगा। इनफैक्ट मार्केट अब प्राइसिंग कर रही है कि 50 बेसिस पॉइंट तक का भी रेट कट हो सकता है और इसके चांसेस 31% तक बढ़ रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में कम होते हैं, इससे गोल्ड को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है और डॉलर इंडेक्स पे काफी हद तक दबाव बनता है। ये गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहता है और मार्केट इसके लिए काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट्स इनिशिएट हो यूएस इकोनॉमी में। अब सितंबर में काफी लाइकली है कि फर्स्ट रेट कट आएगा बहुत टाइम के बाद। सो ये काफी सपोर्टिव फैक्टर है। इसके साथ साथ इजराइल की साइड से मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस बढ़ सकती हैं, जो हमस लीडर पे अटैक हुआ है, उसके बाद मार्केट में काफी एक्सपेक्टेशंस है कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक बढ़ सकता है। सो सेफ हेवन डिमांड भी गोल्ड की काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सो ये दोनों मेजर कारण है। इसके साथ साथ यूएस का जो रीसेंट डेटा निकल के आया है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है और इसके साथ साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी 9 मंथ्स के हाई पे पहुंच गए हैं और जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा भी निकल के आया है वो भी काफी वीक रहा है। सो इकोनॉमिक को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स बन गए हैं और ये भी गोल्ड की डिमांड को काफी ज्यादा ड्राइव कर रहा है।
बट वही अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें, जो अभी कस्टम ड्यूटी में कट आया गवर्नमेंट की साइड से, यही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। और मुझे लगता है डोमेस्टिक प्राइसेस पे अभी भी कुछ हद तक थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। एक हमने लोअर लेवल से रिबाउंड जरूर आते हुए देखा है, और मुझे लगता है 70,750 अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में मैं बात करूं तो मुझे लगता है 2520 पर आउंस का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, फर्दर गेन्स अभी मुझे शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट नजर नहीं आते। लॉन्गर टर्म में वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन गोल्ड, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्राइसेस पे कुछ हद तक दबाव देखने को मिल सकता है। सो मेरी एडवाइस रहेगी कुछ वेट करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो 12 से 68,000 तक के लेवल्स डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहां पर लॉन्गर टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है। लंबी अवधि के जो निवेशक है थोड़ा सा वेट कर ले, नीचे का वेट करें, फिर आप नई खरीदारी कर सकते हैं। छोटी अवधि में हो सकता है कि थोड़े बहुत करेक्शन दिखे, लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि मीडियम से लेकर लंबी अवधि में तेजी अच्छी बनी रहेगी। रेनिशा जी, आपका व्यू क्या है? क्या करना चाहिए? 70,000 रुपए के ऊपर, 70,500 के आसपास सोने में खरीदारी बनती है, या रुके अभी वेट करें, फिर से मौका मिलेगा नीचे में? जिस तरह से अरविंदो ने और सुगंधा ने फैक्टर्स पॉइंट आउट किए हैं, ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। एंड इवन मुझे लगता है जिस तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस में भी देखा गया है कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच किए गए हैं। $2,500 के ऊपर जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर का कॉमेक्स में, वो ट्रेड हो रहा है। तो अभी सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, रेजिस्टेंस लेवल सारे टूट चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी नेक्स्ट लेवल जो होगा वो साइकोलॉजिकल लेवल होगा, मतलब $25-20 या फिर $25-50। तो मुझे लग रहा है ये ग्रेजुअली अपटर्न कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है यूएस के इलेक्शंस के कारण, हमने देखा है फिजिकल डिमांड भी काफी स्ट्रांग है इंडिया में, क्योंकि जब से ड्यूटी कट आया है हमने काफी स्ट्रांग डिमांड देखी है। फिजिकल लेवल पर जो प्रीमियम्स है वो काफी बढ़ चुके हैं, $20-25 का प्रीमियम हो चुका है। तो लोअर लेवल पे काफी बाइंग आई है। एंड हमने ओवरऑल एक तरह से देखा है कि ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रही है, फिजिकल डिमांड भी अच्छी है, इंटरनेशनली ETF में भी बाइंग आ रही है। तो हर तरह से जो है फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। और ये जो रेट कट का सिनारियो है कि आगे चल के रेट कट्स होंगे, ये तो प्राइसेस को सपोर्ट कर ही रहा है। एंड देन जियोपॉलिटिकल टेंशंस उस पे और एक तरह से ऐड कर रहे हैं इस बुलिशनेस को। तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी, हर टिप्स पर बाय करना चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को 71,000 तक जाते हुए देख रही हूँ। एंड ग्रेजुअली अगर $25-50 का लेवल टच होता है तो ये लेवल्स 71,700 to 72,000 तक भी जा सकती है। रेनिशा जी, क्या लग रहा है आपको? चांदी में भी अच्छी मजबूती दिख रही है, 84,000 रुपए के करीब चांदी घरेलू बाजार में पहुंच गई है। हालांकि यहां पर भी अगर वो 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट नहीं होता तो रिकॉर्ड स्तरों पर घरेलू बाजार में फिर से भाव होते। क्या लग रहा है, चांदी अगर किसी को खरीदना है तो किन लेवल्स का वेट करना चाहिए? कहां पर आने पर चांदी में एंट्री करनी चाहिए? ये हमने इंडियन टर्म्स में देखी तो जो रैली स्टार्ट हुई थी इस साल सिल्वर में 68,000 से, एंड ये रैली गई थी 96,000 तक। उसका हमने देखा 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है प्राइसेस में, ऑलमोस्ट 81,000 to 82,000 के आसपास लोज टच हुए थे। एंड वहां से फिर से हमने रिबाउंड आते हुए देखा है। मुझे लगता है ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। आई डोंट थिंक सो कि 81,000 के नीचे चांदी फिर से ट्रेड होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बाय कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनली भी देखा जाए कि $29 के ऊपर सस्टेन करती है तो ग्रेजुअली हम फिर से चांदी को $30 तक जाते हुए देखेंगे। अगर $30 का भी लेवल क्रॉस होता है तो देन रिकॉर्ड हाई जो प्रीवियसली टच हुआ था $32, $32.5 वहां तक भी जा सकती है। तो व्यू पॉजिटिव है दोनों में, गोल्ड एंड सिल्वर में। अभी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, टिप्स मिल रहे हैं, ऐसे एक यूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी की तरह और बाय करना चाहिए। इसमें यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह आपकी तरफ से भी आ रही है, चांदी को लेकर भी। और विंदो जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, चांदी की चाल आपको यहाँ से कैसी दिख रही है? क्या इन लेवल्स पे घरेलू बाजार में रिस्की है खरीदना? वेट करना चाहिए जो मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं? आपकी राय नहीं क्या बन रही है चांदी पर? बहुत इंटरेस्टिंग है सिल्वर एक्चुअली। मैं देख रहा था डेटा आज।
डिस्पाइट इतना सारे हेडविंड्स होने के बाद इंडस्ट्रियल मेटल्स जो सारे के सारे नेगेटिव हो गए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, जिंक देख लीजिए, इसके बावजूद भी सिल्वर में अभी भी 20% का रिटर्न ये साल दे चुका है। और उसको हम गोल्ड से अगर कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच में अंतर सिर्फ 1% का है। उसका मतलब इतना नेगेटिविटी इंडस्ट्रियल मेटल्स में देखने के बावजूद चाइना के वजह से सिल्वर में उस हद तक करेक्शन देखने को नहीं मिला। इसका एक वजह हो सकता है कि वो प्रीशियस मेटल पर्सपेक्टिव से वहाँ से एक डिमांड आ रहा है, लेकिन अगर Q3 2024 या Q4 2024 देखें, Q3 में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहे और अप्स एंड डाउन्स रहेगा, क्योंकि चाइना और मेटल्स का अदर साइड से इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर सोलर पावर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या ईवी डिमांड से देखें, तो मेरे ख्याल से सिल्वर जो एक मेटल यूज़ होता है 2024 तक वी शुड सी अ वेरी गुड रैली। एंड जिस हिसाब से अभी बात कर रहे थे कि 96,000 का जो प्राइस हमने देखा, और हालांकि वो कस्टम ड्यूटी चेंज होने के बाद अभी हम 84,000 पे आ गए हैं, ये मेरे ख्याल से मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटल डिमांड। मतलब भाव इतना नीचे होने के बाद एक फ्रेश डिमांड आएगा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी आ सकता है, प्लस ज्वेलरी डिमांड भी आ सकता है, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आ सकता है, और वो चीज़ जो है नया हाइस पे लेके जा सकता है इंडिया में भी। तो आप ये मान के चलिए 84,000 जो अभी चल रहा है वो 96 तक जाना एक डोमेस्टिक फैक्टर भी हो जाएगा, उसके साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर जो भी हम देख रहे हैं $28.5 $29 के आसपास, वो हो सकता है वो $32-33 के आसपास रहे। हमारे जो इंटरनल रिसर्च हम करते हैं, तो हम Q3 Q4 एक एडजस्टमेंट एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि Q3 का ओवरऑल एवरेज प्राइसिंग शुड बी अराउंड $29, और Q4 ऑफ 2024 और Q1 ऑफ 2025 हम ये करीबन $32-33 तक देखने को उम्मीद करते हैं। ओके, तो ये आप भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हो, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, हमने सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट से हाल में ही बातचीत की थी, तो उन्होंने भी यही कहा था, जिस तरह की डेफिसिट है, ग्लोबल सप्लाई की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, साथ ही डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड जो आगे, जिसकी बात आप कर रहे थे कि आगे और बढ़ेगी, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। आप बताइए सुगंधा जी, आप भी इतनी बुलिश है, आपको भी लगता है कि चांदी लंबी अवधि में काफ़ी तेज हो सकती है? मुझे लगता है लंबी अवधि में चांदी काफी तेज हो सकती है, बट अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यूड रहेगी। अगर मैं डाउन साइड में इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो 26 पर आउंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और हाई साइड में $30 पर आउंस एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। अभी मुझे लगता है इवन दो डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है फ्रॉम द सोलर पैनल साइड, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट साइड, ईवी साइड, ये सारे फैक्टर्स काफी बुलिश हैं सिल्वर के प्राइसेस के लिए। बट हमने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी है, मैंने पहले शो में भी मेंटेन किया था कि 95,000 मार्क एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है सिल्वर के प्राइसेस के लिए। हमने वहीं से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी आते हुए देखी है। मुझे लगता है प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगे इन द लेवल ऑफ अराउंड 78,000 to 80,000 मार्क। डोमेस्टिक मार्केट में कुछ टिप्स मिलते हैं तभी मैं कहूंगी कि बाइंग करनी चाहिए। हायर साइड तो मुझे लगता है 85,500 to 86,000 मार्क अभी नियर टर्म में एक हर्डल बना रहेगा। अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा वेट करें। ट्रेडर्स के लिए 82,000 के आसपास बाइंग की जा सकती है, 80,000 का स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड में 85,500 तक के टारगेट्स रहेंगे। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो फेज मैनर में मैं बाइंग की सलाह दूंगी। 80,500 से 78,000 लेवल्स पर फेज मैनर में बाइंग की जा सकती है। अगर मैं अगले साल के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस 96,000 मार्क को भी ब्रेक कर सकते हैं, और 1,10,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर मैं काफी बुलिश रहूंगी, बट मुझे लगता है इस क्वार्टर में प्राइसेस वॉलेटाइल रहेंगे, एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा प्राइसेस में। अगर अगले हफ्ते के लिए, अगर सुगंधा जी, अगर टारगेट अगर मैं पूछूं कि अगला हफ्ता किस तरह का रहेगा चांदी के लिए, तो क्या टारगेट, क्या है स्टॉप लॉस ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर्स को? विश्वमोहन जी, जैसा कि मैंने अभी मेंटेन किया, 82,000 के आसपास बाइंग की जा सकती है, 80,000 का स्टॉप लॉस रखें, और 85,500 तक के टारगेट्स रहेंगे अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब है आपसे। कमर्ज, आपसे माफ़ी चाहूँगा, एग्री के जो सवाल आएंगे मैं आपके पास आऊँगा, नॉन एग्री पर एक बार बातचीत हो जाती है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं एक एक करके। हमारे साथ पहले दर्शक है, इन्होंने पूरा नाम नहीं भेजा, छोटू इन्होंने सिर्फ भेजा कि और चांदी पर राय चाहिए कि चांदी में क्या करना चाहिए। आप बताइए चांदी पर इनको क्या राय देंगे। रेनिशा जी, आपकी राय क्या बन रही है चांदी को लेकर? जी, जिस तरह से हमने देखा है पिछले 2 सालों से चांदी डेफिसिट में है, एंड जो भी करेक्शन आया है इट इज बिकॉज बेस मेटल्स में हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग आई थी
बाकी के बेस मेटल से ऑलमोस्ट 10% अपने हाई लेवल से नीचे आए हैं। तो सिल्वर में भी वही करेक्शन देखने को मिला है, फ्रॉम $32 टू $29, वही 10% करेक्शन आया है। अदरवाइज गोल्ड जो है रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे है, तो चांदी भी ऑलमोस्ट वही लेवल्स पे होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है काफी करेक्शन आ चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है, फिजिकल डिमांड भी काफी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकली भी रिबाउंड आ चुका है। तो ये वो काफी अच्छे लेवल्स हैं जो भी मिल रहे हैं आपको। इस लेवल्स, करंट लेवल्स के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 80,000 के आसपास का रखिए, एंड अपसाइड में मुझे लग रहा है वापस ये कमोडिटी शॉर्ट टर्म में 86,000 टच कर सकती है, एंड उसके ऊपर सस्टेन किया तो 90,000 भी टच कर सकती है। चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ गणेश जाधव है। क्रूड में क्या करना चाहिए? सुगंधा जी, क्रूड में इनको क्या करना चाहिए अगले हफ्ते के लिए बताइएगा। विश्वमोहन जी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 78 से 83 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बन गया है। बट वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो $72 पर बैरल WTI क्रूड के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो 6630 एंड 6900 लेवल्स आर एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज, व्हाइल ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 6100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। मेरी एडवाइस रहेगी कुछ पुल बैक की वेट करें टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 6480 टू 6500, वहां पर शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। 6635 का स्टॉप लॉस रखें और डाउन साइड में 6250 एंड 6150 तक के टारगेट्स रहेंगे। अभी अगर हम देखें तो चाइना की साइड से डिमांड काफी वीक नजर आ रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी निकल के आ रहा है फ्रॉम यूरोप, यूएस एज वेल एज चाइना, उसकी वजह से डिमांड स्लाइटली सॉफ्ट है। सो यही एक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस पर मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। और ओपेक प्लस की भी जो रीसेंट मीटिंग हुई है, उन्होंने अपने जो वॉलंटरी 2.2 मिलियन बैरल की रीसेंट कट्स थे उनको भी अभी फेज आउट करने का डिसीजन नहीं लिया है, व्हिच इज इंडिकेटिव ऑफ सॉफ्ट डिमांड सिनेरियो। सो इसकी वजह से भी हमने प्राइसेस में काफी हद तक सेल ऑफ आते हुए देखा है। एक पुल बैक रैली मिले तो हाई लेवल्स पर सेल ऑन राइज की एडवाइस रहेगी। राइज के साथ यहाँ पर काम करना है क्रूड को लेकर। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बेस मेटल्स पर खास तौर पे चर्चा करेंगे, साथ ही एग्री मार्केट का भी रुख करेंगे। एग्री मार्केट में हफ्ते के आखिरी में आते आते ग्वार में काफ़ी गिरावट दिखी है, क्या वजह है, अगला हफ्ता कैसा हो सकता है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।